copy. Good afternoon to all the DLF students and other viewers. I am Gunjan Rotela, lecturer of education from SCERT. आज मैं DLF सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करूंगी। इससे पहले की दो क्लासेस मैंने मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के पृष्ठभूमि, अर्थ, उद्देश्य, उसकी विशेषताओं व शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी इससे पहले की दो क्लासेस में। और आज की कक्षा में मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में अपनाई गई शिक्षण विधि, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, मॉनिटरिंग सिस्टम था, शिक्षण समय व सत्र, परीक्षा प्रणाली, वहाँ के उस व्यवस्था में जो टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके बीच का जो रिलेशनशिप था, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, अनुशासन व दंड, और इसके साथ साथ मुस्लिम एजुकेशन के कुछ मेन सेंटर्स जो मुख्य केंद्र माने जाते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगी। ये सारे ही पॉइंट्स आप लोगों को जानना ज़रूरी भी है और आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि जब हम किसी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे नॉलेज को एनहांस करता है और हमें उसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उसके बारे में पता करने के लिए और क्यूरियस भी बनाता है। तो आज हम इसमें मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के भाग 3 को पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को सम्मिलित किया हुआ है। अलग अलग तरह के उसके जो व्यवस्था के जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड किया हुआ है। शुरू करते हैं। मध्यकालीन शिक्षा की जो शिक्षण विधि थी, अभी तक हमने पृष्ठभूमि पढ़ी, उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, अलग अलग वहाँ की व्यवस्था की जो वहाँ पे अपनाई जाती थी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में, उसके बारे में जाना। अब हम जो टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण विधि अपनाई जाती थी मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था या जिसे हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, उसमें जो शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स अपनाए जाते थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा, तो उसमें हमने जाना कि किसी व्यवस्था में मौखिक जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें भी जो जो वर्बल ओरल मेथड ऑफ टीचिंग था वो ज़्यादा प्रमुख था। उसी प्रकार मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी जो प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग थी, जो टीचिंग विधि अपनाई जाती थी, वो बेसिकली अनुकरण विधि अपनाई जाती थी। प्रैक्टिस के माध्यम से, मतलब अभ्यास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा जोर दिया जाता था और मेमोराइजेशन में, रटन विधि पे ज़्यादा बल दिया जाता था। बच्चे बोल बोल कर पहाड़ा आदि और जो उनके शिक्षक, जो उनके उस्ताद उनको पढ़ाते थे, सुनकर और उनके जो प्रैक्टिसेस हैं उनको देख करके वो उसको सीखने की और उस शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। तो प्राथमिक शिक्षा मौखिक ही दी जाती थी। जो प्राइमरी एजुकेशन था उसमें यही था कि उस्ताद जो होते थे, शिक्षक होते थे, वो बोल करके अपने कहानी विधि से और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और अपने जो उनके खुद का जो रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रस्तुत करके वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे और उनको वो बताते थे कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। रटने की विधि पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। बालक कलमा की सुनकर रटते थे और कुरान की आयतों को कंठस्थ करते थे। बोल बोलकर पहाड़ा याद करने की विधि थी, जो आज भी हम अपनाते हैं। जब भी हम बच्चों को टेबल्स सुनाते हैं या टेबल्स याद करने को कहते हैं, तो हम उनको आज भी कहते हैं कि ज़ोर-ज़ोर से बोल बोल कर आप पढ़िए, जिससे कि आपको जल्दी वो चीज़ मेमोराइज़ हो जाए। कई बार लिखने से ज़्यादा बोलने पे जब हम फ़ोकस करते हैं, तो वो हमारे कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के बैठ जाती है वो चीज़ें जल्दी, और हमारी जो
वो आदत में शामिल हो जाता है, वो हमारे माइंड को और ज़्यादा प्रैक्टिस में ले आता है, जिसको हम बार बार बोलते हैं और बार बार सुनते हैं। तो इसलिए उस विधि पर बहुत जोर दिया जाता था कि बच्चे बोल बोल कर उसको पढ़ें और मेमोराइज करें। ये आजकल हम लोग कहते हैं बच्चों को कि कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, बट कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग लेवल से पहले हमें जब उसकी फैक्ट्स पता चलते हैं तो हम उसे कहीं ना कहीं नॉलेज लेवल पे जब लेते हैं तो हमें रटने की भी, कई चीज़ों को मेमोराइज करने की, बाय हार्ट रटने की भी ज़रूरत होती है। तो उस मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में मेमोराइजेशन पर बहुत बल दिया जाता था। उसके बाद हम अपने सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि स्पीच लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन मेथड। मतलब कि जैसे बच्चे प्राथमिक में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक सिखाते थे, उसके बाद जैसे जैसे वो हायर लेवल पर जाते थे तो वही, जैसे आज भी हम लेक्चर मेथड से हायर लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी स्पीच और लेक्चर और एक्सप्लेनेशन दिया जाता था स्टूडेंट्स को क्लासेस में, मदरसाओं में। और वहाँ पे ये तीनों मेथड्स को कंबाइन करके एक मेथड अपनाया जाता था, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स होता था, जिसमें बच्चे टीचर्स के लेक्चर को सुन के, उनसे उनके एक्सप्लेनेशन को सुन के, उनके जो बताई हुई बातों को सुनकर अपने नोट्स तैयार करते थे और उसको अपने शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी तरह से वो हर थ्योरेटिकल जितनी भी सब्जेक्ट्स होते थे, जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते थे, उनकी वो इसी विधि से अपनी क्लासेस अटेंड करते थे और उन्हें उनके टीचर्स इन तीन मेथड्स के कंबाइंड फॉर्म को लेकर के पढ़ाते थे। उसके बाद आ जाता है सेल्फ स्टडी मेथड, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में भी। प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करते हुए जब हमने बच्चे के मेमोराइजेशन को शार्प करने की कोशिश करी, उसके बाद हमने उसको लेक्चर विधि से एक्सप्लेन करते हुए आगे की चीज़ें पढ़ाई, उसके बाद उनमें सेल्फ स्टडी का एक एटीट्यूड डेवलप करना भी हाईली इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि उस मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी अच्छे से बताई जाती थी कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। Muslim emperors spent lavishly on the preparation of handwritten manuscripts of important texts. मतलब जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे, वो उसमें बहुत अच्छे से अपने जो पैसा है, अपना जो धन है, वो व्यय करते थे इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे जो हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट डेवलप हों, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हों, वो अच्छे लिटरेचर डेवलप हों उनके शासनकाल में, और जो उनके लाइब्रेरीज में को रिच करते थे और उनकी जो हिस्ट्री है उनके शासनकाल को वो डिस्क्राइब करते हुए अ, अपने जो इतिहास है उसको रिच बनाते थे। और उन्होंने ये कोशिश करी, देखिए जैसा हमारा शासन होता है, जैसा राजनीतिक तंत्र होता है, उसी हिसाब से जो शिक्षण व्यवस्था होती है उसी हिसाब से वो मैनिपुलेट होती जाती है, उसी तरह उसी हिसाब से वो मॉडिफिकेशंस, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हमारे मुस्लिम शासक थे, तो उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया कि उनके शासनकाल में मैन्यूस्क्रिप्ट्स तैयार हों, जो कहाँ तक जाएंगे, स्टूडेंट्स तक जाएंगे, और स्टूडेंट्स को वो एक लाइब्रेरी की तरह उन्हें मिलेगा, उन्हें एक कंपाइलेशन ऑफ टेक्स्ट मिलेगा, जिससे कि वो अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो स्वयं पढ़ करके अपने इतिहास को जाने, अपने राजनीतिक तंत्र को जाने, अपनी व्यवस्था को जाने, अपने आसपास के वातावरण को जाने, अपने आसपास चलने वाली जो गतिविधियां हैं, चेंजेस हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको जाने। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में सेल्फ स्टडी पर भी, टीचिंग मेथड पर भी बहुत बल दिया गया। उसके बाद है लॉजिक मेथड, कि किस प्रकार टीचिंग मेथड के इस स्वरूप को लेते हुए उन्होंने ये बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश करी कि वो अपना एक दृष्टिकोण रखें, अपने रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाएं, अपने लॉजिक्स को बढ़ाएं, अपनी जो भी स्टडीज़ वो कर रहे हैं उसमें रैशनलाइजेशन को रखें, और उस हिसाब से वो इस्लामिक थ्योरीज को पढ़ें। केवल रटन विधि के बल पर वो किसी चीज़ को ना अपने जीवन में इम्बाइब करें, बल्कि लॉजिकली
सोचते हुए, अपने रैशनलाइजेशन एटीट्यूड को अपनाते हुए वो सब्जेक्ट्स को पढ़ें, वहाँ की फिलॉसफी को पढ़ें, उसके लॉजिक को समझें, और फिर जा कर के उन्होंने इस्लामिक थ्योरीज और मुस्लिम एजुकेशन को उन तक पहुँचाने की कोशिश करी लॉजिक मेथड के शिक्षण विधि द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मेथड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, जो कि बाद में भी बहुत जिसकी आज भी बहुत ज़्यादा की जाती है चर्चा, कि इसको अपनाना चाहिए हमारे टीचिंग मेथड्स में, कि हमें किस प्रकार से बच्चे का जो थिंकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसको निखारना है। कैसे निखार सकते हैं? जब हम उनको कुछ खुद से करने की प्रेरणा देंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि वो अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिसेस को अपनाएं, और उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेट करके अपने टीचिंग मेथड में ऐसी विधियां लेकर के आए कि हम डिमॉन्स्ट्रेट करें उन्हें। कोई भी चीज़ जब दिखा के पढ़ाई जाती है और जब उसका विजुअल, ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स दिया जाता है, तो वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में सीधे जाकर के हमें बताता है कि हमें उस चीज़ से हम जुड़ जाते हैं, रिलेट कर लेते हैं। इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर टीचिंग मेथड्स इवन टुडे। और मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी जैसे जैसे बच्चे का लेवल, क्लास लेवल और उसका थिंकिंग लेवल, जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, वो बढ़ते जाते थे, तो इस तरह से अलग अलग विधियों का प्रयोग करके उनके शिक्षण विधि को और प्रोग्रेस किया जाता था, और उन्हें और अच्छा शिक्षण देने की कोशिश उनके शिक्षक करते थे। दिस मेथड वाज यूज्ड इन एक्टिविटी ओरिएंटेड सब्जेक्ट, जैसे कि थ्योरेटिकल उसमें लॉजिक्स का उपयोग करते थे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, वैसे ही जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते थे और आज भी होते हैं, हम इसको रिलेट कर सकते हैं आज के अपने एजुकेशन सिस्टम में भी, कि किस प्रकार एक्टिविटी बेस्ड जो शिक्षण व्यवस्था थी, उसमें भी आज भी हम एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व देते हैं। आर्ट, स्किल्स और अदर जो वोकेशंस होते हैं, उसमें कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से हम बच्चों को और बेहतर पढ़ा सकते हैं और बेहतर उनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। द टीचर डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्ट, द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, tried to understand its nature of working, practiced it and learned it। मतलब कि वो कैसे अपने आप का वर्किंग, अपने आप वो प्रैक्टिकल करके खुद एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को डेवलप करके और उसे खुद करके जो सीखने वाली क्रिया है उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस मेथड अपनाई जाती थी हमारे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में। अब कुछ स्पेशल मेंशंस हैं which I have added in this PPT to give you some factual knowledge about the other aspects of Muslim education. Two important facts about the teaching methods in this system was Arabic and Persian as the medium of education. अरेबियन और पर्शियन जो लैंग्वेजेस थी, उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह अपनाया जाता था। एंड मेडिवल पीरियड में जो हमारी कॉमन मासेस की जो लैंग्वेज थी, वो बेसिकली प्राकृत और हिंदी थी। बट मीडियम ऑफ एजुकेशन किसको बनाया गया, किन लैंग्वेजेस को बनाया गया? अरेबिक एंड पर्शियन को अडॉप्ट किया गया एज मीडियम ऑफ एजुकेशन। Akbar was the only Muslim king who made efforts to organize education in Hindi medium also in some of the maktabs and madrasas। अब ये गौर करने वाली बात है कि जब हम अकबर जो हमारे रूलर थे उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो एक केवल एक ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने अरेबिक और पर्शियन के अलावा हिंदी को भी मकतब्स और मदरसाज में एज मीडियम ऑफ एजुकेशन की तरह अपनाया। उसके बाद है मॉनिटोरियल सिस्टम, कि किस प्रकार ये सिस्टम जो है, इसको अलग से पढ़ने की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं कि मॉनिटोरियल सिस्टम क्या है और मॉनिटोरियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें जो ये मॉनिटोरियल सिस्टम है, ये हमारे मुस्लिम कालीन, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में अपनाई गई थी, जिसमें एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, हम कैसे अपने क्लासेस में कम रिसोर्सेज के साथ अपने क्लासेस को अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो उसी
दृष्टि को, उसी व्यू को सामने रखते हुए ये एक व्यवस्था अपनाई गई थी उस शिक्षण व्यवस्था में, कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, उनको इस तरह से उनके शिक्षक थोड़ा सा गाइड करते थे कि वो किस प्रकार अपने जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। दिस सिस्टम वाज टर्म्ड एज मॉनिटोरियल सिस्टम। इसमें आज भी हम ऐसा करते हैं कि जब हमारे कुछ टीचर्स किसी दिन एब्सेंट होते हैं या फिर उनके जगह पे असिस्टेंट टीचर्स को भेजा जाता है, और नहीं तो जब टीचर्स की कहीं स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं किसी स्कूल में और टीचर्स की कमी होती है, तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो एज हेल्पर्स ऑफ द टीचर्स अरेंज होते हैं, और उनकी हेल्प ली जाती है कि वो किस प्रकार से अपने जूनियर स्टूडेंट्स को अपने शिक्षक के ना होने की स्थिति में अपने जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। वही सिंपली एक मॉनिटोरियल सिस्टम उसको टर्म दे दिया गया, और इसके बेसिकली टू एडवांटेजेस पाए गए। एक तरफ जो वही मैंने आपको बताया, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, जहाँ पे टीचर्स की कमी पाई जाती थी वहाँ पे इन सीनियर स्टूडेंट्स को एज रिसोर्स पर्सन उनकी हेल्प ली जाती थी, एंड a few students could get training in teaching during their study। अब इसमें क्या होता था, जो स्टूडेंट्स, जो सीनियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे पढ़ते जाते थे उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता था कि वो किस प्रकार आगे जा कर के अपने टीचिंग को एज प्रोफेशन बना सकते हैं, और उनके जब वो खुद पढ़ाते हैं तो वो उनके अंदर और ज़्यादा वो नॉलेज, और ज़्यादा वो रिलेट करते हैं उस नॉलेज से, और ज़्यादा उसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। इस तरह से मॉनिटोरियल सिस्टम को अपनाया गया था मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण समय व सत्र, मतलब व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द education period, what was the duration that was adopted। मकतबों में प्रातः काल से अपराह्न के समय तक शिक्षा का कार्यक्रम चलता था, और उच्च स्तर में शिक्षण कार्य सायंकाल तक की जाती थी। ये सभी चीज़ें पहले से ही देखी जाती थी कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो, स्टूडेंट्स को जो जिस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें मॉर्निंग टू नून उन्हें पढ़ाया जाता था, और जैसे जैसे वो ऊंची क्लास में जाते थे, जैसे जैसे वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते थे, तो उनका पीरियड बढ़ा दिए जाते थे और उनका टाइम पीरियड लंबा कर दिया जाता था। तो हमेशा से ही ये साइकोलॉजी रही है स्कूल्स में और हर तरह के एजुकेशन सिस्टम में, कि किस प्रकार जो एजुकेशन है उसको करेक्टली डिफाइन किया जाए और करेक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उस समय का ये शिक्षण समय व सत्र का के बारे में थी। उसके बाद परीक्षा प्रणाली, हमारी परीक्षा प्रणाली मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार की थी, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी वैदिक शिक्षा प्रणाली की भांति परीक्षा की कोई व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। मतलब कि जो शिक्षक थे वो अपने ही असेसमेंट के जरिए छात्रों को दूसरी कक्षा में प्रोन्नत करते थे, उन्हें प्रमोट करते थे। जब तक टीचर्स स्वयं ये नहीं देख लेते थे, असेस नहीं कर लेते थे कि किस प्रकार बच्चे की शिक्षा हुई है और उसने किस लेवल तक उस शिक्षा को प्राप्त कर लिया है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते थे इस बात से कि उनका जो छात्र है उसने उनके बताए हुए शिक्षा को ग्रहण कर लिया है और वो उस लेवल तक पहुंच गया है कि उसे दूसरी क्लास में प्रमोट किया जाए, तब तक वो छात्र दूसरी कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाता था। तो वहाँ पे एक तरह से जैसे आजकल हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो उस समय जो हमारे शिक्षक होते थे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में और मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में, तो वो ये इसको इंश्योर करते थे कि बच्चे की सारी गतिविधियों पे उनकी नज़र हो। वो कंटिन्यूअसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली उनको असेस करते थे, इवैल्यूएट करते थे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे की जो शिक्षा दीक्षा है वो कैसा अडॉप्ट कर रहा है और उसका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। शिक्षा की समाप्ति पर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। मीन्स उस समय तक कोई ऐसा सर्टिफिकेट या डिग्री या ऐसी चीज़ें नहीं अवेलेबल हुई, मतलब नहीं उस समय कॉन्सेप्ट था, उस समय डेवलप नहीं हुई थी
जो दी जाती थी। बट हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहली कक्षा में बताया था आमिर फाजिल, इस तरह के उन्हें डेजिग्नेशन दिए जाते थे कि नाउ दे हैव बिकम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह से उन्हें अलग अलग डेजिग्नेशंस नाम से पुकारा जाता था, जिससे ये पता चलता था कि उन्होंने किस लेवल तक अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली है। उसके बाद हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं टीचर्स के ऊपर। हम बात करते हैं कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो हमारे उस्ताद थे, टीचर्स थे, वो किस प्रकार के थे। पीपल वेल वर्स्ड इन इस्लामिक रिलीजन एंड स्कॉलर्स ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन और अदर सब्जेक्ट्स कुड बिकम टीचर्स। तो उस समय की जो क्वालिफिकेशन थी, जो एलिजिबिलिटी थी, वो बहुत उच्च उच्च ग्रेड की मानी जाती थी, उच्च स्तर की। उस समय ये बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था इस बात पर कि जो हमारे उस्ताद हों, जो हमारे शिक्षक हों, वो वेल वर्स्ड हों। वो जो भी शिक्षा हम स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स में जो पढ़ाने जाते हैं, वो उनके ऊपर, उनके अंदर उस कंटेंट का कमांड हो और वो उसमें स्कॉलर्स हों। वो अरेबिक और पर्शियन के अलावा लैंग्वेजेस जो हैं अरेबिक और पर्शियन, उसके अलावा जिस भी सब्जेक्ट में वो टीचर बनते हैं या उस्ताद बनते हैं, उसमें उनकी कमांड हो और वो उसमें वेल वर्स्ड हो, लर्नेड पर्सन हो, तभी उनको टीचर्स बनाया जाता था। दे हैड टू रिमेन अलर्ट अबाउट कैरेक्टर। इस बात का बहुत जोर दिया जाता था कि जो टीचर्स हैं उनके कैरेक्टर, उनका जो चरित्र है वो अच्छा हो और उसमें वो कहीं से भी कोताही ना बरतें कि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि अनुकरण के द्वारा ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बातों को, चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्बाइब करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से उसको अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतारते हैं। तो जिस प्रकार टीचर का कैरेक्टर होगा, उसी प्रकार से एक बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। तो इस बात पे बहुत जोर दिया जाता था कि जो कैरेक्टर हो, वो टीचर्स का बहुत ही अच्छा हो और उसको वो मेंटेन करके रखें थ्रू आउट देयर टीचिंग एज वेल एज थ्रू आउट देयर लाइफ। दे रिसीव हैवी सैलरी एंड लिव्ड अ लैविश लाइफ। अब ये मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था मानी जाती है कि उस समय टीचर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उन्हें सैलरी बहुत अच्छी दी जाती थी और उन्हें एक लैविश लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश होती थी कि जो टीचर्स हैं वो स्वयं भी एक बहुत अच्छे स्तर की लाइफ को जिए और उसमें वो, उन्हें कोई भी डिफ़िकल्टीज़ ना आए कि वो अपने टीचिंग प्रोफ़ेशन को अच्छे से ना कंटिन्यू कर सकें। दे वर ऑल्सो अकॉर्डेड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। इवन सोसाइटी में भी, समाज में भी उन्हें बहुत उच्च स्तर पे रखा जाता था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी और उन्हें हमेशा एक मार्गदर्शक, एक गाइड की तरह समाज में और शासन में लिया जाता था। अब हम स्टूडेंट्स के ऊपर यदि आते हैं तो उनको शागिर्द कहा जाता था और द स्टूडेंट्स लिव्ड अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ द टीचर्स, मकतब्स एंड मदरसाज। मीन्स डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था और टीचर्स, मकतब्स और मदरसाज में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको स्टूडेंट्स फॉलो करते थे और अपनी लाइफ एक कंट्रोल्ड वे में, एक डिसिप्लिन्ड वे में जीते थे। They lived in a highly authoritative and oppressive condition, but they led a very comfortable life in maktabs and madrasas. Although जो वहाँ की व्यवस्था थी मकतब्स और मदरसाज में, जो भी व्यवस्था थी वो स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिन्ड थी, हाईली अथॉरिटेटिव थी। मीन्स वहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा छूट नहीं दी जाती थी, उन्हें हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, अपने टीचर्स की बात को, जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते थे उसको फॉलो करना पड़ता था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली। बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रिक्टनेस, उनको जो लाइफ दी जाती थी, जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी, वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन दी जाती थी और वो अपने, जिससे कि उनके स्टडीज़ पे उसका अच्छा असर पड़ता था। They slept on wooden beds with carpets in hostels and ate lavish food. मतलब इस इन पॉइंट से हम ये जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे उनको जो फैसिलिटीज़ और जो वहाँ पे कंडीशंस दिए जाते थे एजुकेशन के लिए, वो अच्छे कंडीशंस दिए जाते थे, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाता था जिससे कि उनकी जो एजुकेशन हो वो अच्छी हो और
उसमें आगे की तरफ बढ़े, उनको मोटिवेशन मिले, इनकरेजमेंट मिले और वो हमेशा आगे बढ़ते रहे अपने एजुकेशन लाइफ में। उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य का संबंध, ये हम लोगों ने अपनी तीनों व्यवस्थाओं में पढ़ा कि गुरु शिष्य के बीच का जो संबंध था, और वो उस समय वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था हो या बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था हो, या जब हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही अच्छा था। और उनके बीच में एक आदर सम्मान की भावना थी, एक सेवा की भावना थी। जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनके लिए उनकी कही हुई बात, उनका कोई भी ऑर्डर एक पत्थर की लकीर के समान था कि उनके जो शिक्षक ने यदि उनको कुछ आज्ञा दी है तो उसका पालन उन्हें किसी भी कंडीशन में करना है। और इसी प्रकार जो हमारे टीचर्स थे वो शिष्य को पुत्रवत व्यवहार करते थे, उन्हें अपने फैमिली की तरह उनका लालन पोषण भी करते थे, पालन पोषण, और उनको अ, अ, हर प्रकार का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते थे कि उनकी स्टडीज में किसी भी प्रकार का गलत इम्पैक्ट, गलत इन्फ्लुएंस ना आ पाए। तो इस प्रकार जो गुरु शिष्य का संबंध था उस समय बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था, और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, और कहीं से भी उनके बीच में कहीं से भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या आने की कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं होती थी। टीचर्स और एज वेल एज स्टूडेंट्स इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कि उनके स्टडीज में उसका गलत असर पड़े, या उनके जो शिक्षक हैं उनके चरित्र का प्रभाव, गलत प्रभाव किसी भी प्रकार स्टूडेंट्स पे पड़े। इसके बाद मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन एवं दंड, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को हर प्रकार की कंफर्ट दिया जाता था, लेकिन स्ट्रिक्टनेस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ छात्रों को मकतब में और मदरसाओं में रहना पड़ता था। नैतिक शिक्षा, जो वैल्यू एजुकेशन की जिसकी बात हम करते हैं, हर एजुकेशन व्यवस्था में बहुत इम्पोर्टेंस थी, और उसका एक अभिन्न अंग था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और छात्र इसीलिए बहुत अनुशासित तौर पर रह करके, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में रह करके अपनी शिक्षा को प्राप्त करते थे। छात्रों के लिए शिक्षकगण श्रद्धा के पात्र थे, अतः उनमें स्वाभाविक रूप से विनयशीलता तथा अनुशासन की भावना जागृत होती थी। उनके अंदर ऐसी चीज़ें उनको प्रैक्टिस में दी जाती थी, उनको ऐसा लाइफ फॉलो करने को बोला जाता था, उनको ऐसा माहौल दिया जाता था कि वो उस चीज़ को अपने अंदर इम्बाइब कर लेते थे, और उनके नेचुरल एक स्वाभाविक रूप से उनके अंदर वो मॉडेस्टी, वो हम्बलनेस का एटीट्यूड और वो डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड उनके अंदर अपने आप ही इम्बाइब हो जाता था, और वो उसके लिए अपने लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो करते थे। जो उद्दंड बच्चे होते थे, जैसे कि आज भी हम देखते हैं कुछ बच्चे इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, कुछ बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सख्ती भी बरती जाती थी। और पहले के एजुकेशन सिस्टम में हम जानते हैं कि एक कोटेशन बोली जाती है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो उसमें ये समझा जाता था केवल मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में नहीं, बल्कि उस पुराने जितने भी हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं और जानते हैं, उन सभी में थोड़ा सा सख्ती का प्रोविजन था कि जब कुछ इनडिसिप्लिन की बात आती है या कुछ ऐसी बात आती है जिसमें छात्र बिगड़ने की स्थिति में हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा सख्त माहौल ज़्यादा अपनाया जाता था। शिक्षकगण भी अपने कार्यों से छात्रों के समक्ष आदर्श कायम करते थे। जैसे मैंने कहा कि रोल मॉडल्स, टीचर्स यूज्ड टू बी द रोल मॉडल्स फॉर देयर स्टूडेंट्स, एंड ये बात शिक्षक तो बहुत अच्छी तरह से ये जानते थे कि जिस प्रकार का आचरण वो करेंगे, जिस प्रकार का वो अपने बच्चों को व्यवहार दिखाएँगे, तो वही चीज़ बच्चे भी उसको इम्बाइब करेंगे और उसका अनुकरण करेंगे। इसलिए शिक्षकगण इस बात को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि वो आदर्श की तरह एक आदर्श कायम करें और अच्छे रोल मॉडल्स बने अपने स्टूडेंट्स के सामने। इस प्रकार बच्चों को, स्टूडेंट्स को चरित्रवान और एक आदर्श नागरिक बनाने की कोशिश की जाती थी। अब इसमें अपने
सब्जेक्ट्स में जब हम पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि जब मुस्लिम एजुकेशन जो व्यवस्था थी उसमें मेन सेंटर्स क्या थे, कौन से ऐसी हमारे देश में कौन से ऐसे जगह थी, कौन से ऐसे प्लेसेस थे जो मुस्लिम एजुकेशन की कुछ मुख्य केंद्र माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं, उनके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो उसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो फेमस मदरसास थे वो कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे। जैसे कि दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारे दिल्ली के फर्स्ट रूलर थे, उन्होंने बहुत सारे मॉस्क्स को कंस्ट्रक्ट कराया था और उसी मॉस्क के साथ उन्होंने सेंटर ऑफ इस्लामिक एजुकेशन भी उन्होंने बनाए थे जो मकतब और मदरसास थे। इसी प्रकार इल्तुतमिश मदरसा है मुअज़्ज़ी इन दिल्ली उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, उन्होंने एक दिल्ली में एक रॉयल लाइब्रेरी की स्थापना करी थी। उसी प्रकार 16th सेंचुरी में हुमायूं ने एक मदरसा की स्थापना स्थापना की थी दिल्ली में, जो बेसिकली ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करता था। उसके बाद हम देखते हैं फिरोजाबाद में तुगलक्स ने स्टैब्लिश किए थे बहुत सारे मकतब्स और मदरसास। फिरोज शाह तुगलक ने करीब 30 मदरसास को स्टैब्लिश किया था, जो which Firuz Shahi Madrasa of Firozabad was on the biggest university of his time। उस समय जो फिरोज शाही मदरसा था वो बिगेस्ट यूनिवर्सिटी अपने उस काल में माना जाता है। इवन टुडे फिरोजाबाद कंटिन्यूज टू बी फेमस सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। उसके बाद बदायूं का जिक्र आता है सैयद डायनेस्टी में, सैयद अलाउद्दीन ने इस्टेब्लिश किए थे वहाँ पे बहुत सारे मकतब्स और मदरसा जो आज भी जिसको हम बोलते हैं कि प्रमुख केंद्र है मुस्लिम एजुकेशन के लिए। उसके बाद आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसी जगहों का भी नाम आता है जहाँ पर सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे, उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दिल्ली से आगरा। और वहाँ पे उन्होंने आगरा में बहुत सारे मकतब्स और मदरसास को इस्टेब्लिश किया और वहाँ पे ऐसे स्कॉलर्स को अपॉइंट किया, ऐसे स्कॉलर्स को वो लेकर के आए जिन्होंने मुस्लिम एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ ले गए। Akbar the third ruler of this dynasty established big educational institutions in Agra and Fatehpur Sikri। The curriculum of these madrasas included, अब इस इनके जो मदरसास थे उनके करिकुलम में लॉजिक, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, अकाउंट्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे जो आज भी हम जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। Agra also became the main center of medical science education. Thus, Agra emerged as a renowned center of higher education। आगरा बहुत ज़्यादा रिनाउंड सेंटर माना गया और हायर एजुकेशन के लिए आज भी वहाँ पे बहुत अच्छे मकतब्स हैं, मदरसाज हैं और उसका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नाम हुआ, बहुत वहाँ पे रिनाउंड प्लेस बना उस मुस्लिम एजुकेशन के लिए। उसके बाद जौनपुर का जिक्र आता है। इब्राहिम शिकरी एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ मकताब्स एंड मदरसाज इन 15th सेंचुरी। उन्होंने वहाँ पे लैंड्स को ग्रांट किया उन मकतब्स और मदरसाज को स्टैब्लिश करने के लिए। और अरेबिक, पर्शियन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हैंडीक्राफ्ट्स, मिलिट्री एजुकेशन, ऐसे जो एजुकेशन सब्जेक्ट्स थे उसको उन्होंने इनकरेज किया। शेरशाह सूरी वॉज एजुकेटेड इन वन ऑफ द मदरसाज ऑफ जौनपुर। जौनपुर के ही एक मदरसा में हमारा जो शेरशाह सूरी जिनके बारे में हम रूलर के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन प्राप्त करी। शाहजहां ऑनर जौनपुर विद द टाइटल ऑफ शिराज हिंद। अब ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि शाहजहां ने जौनपुर को किस नाम से नवाजा था, तो शिराज हिंद नाम से इसीलिए नवाजा था क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन जो था वो फेमस था और एजुकेशन हब बन गया था। इवन टुडे जौनपुर इज द फेमस सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। उसके बाद हमारे सामने बिदर और मालवा का भी जिक्र आता है कि महमूद गावा ने वहाँ पे बिदर में बहुत सारे मदरसाओं को इस्टेब्लिश किया और वहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिसमें 30,000 बुक्स थे ऑन इस्लामिक रिलीजन, कल्चर, एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड यूनानी मेडिकल साइंस। But with the decline of Bahmani dynasty, the center of learning also declined। जैसे जैसे बहामनी डायनेस्टी का अंत आया उसी प्रकार वहाँ पे डिक्लाइनेशन हो गया उस वहाँ के लर्निंग सेंटर्स का। उसके बाद मालवा जो महमूद थे, उनके मालवा स्टेट के फाउंडर थे, उन्होंने मुस्लिम हायर एजुकेशन सेंटर की वहाँ पे स्थापना करी। इन मालवा देयर वर
सेपरेट मदरसा फॉर विमेन एजुकेशन। वहाँ पे एक सेपरेट मदरसा था जो विमेन एजुकेशन को प्रमोट करता था। The madrasas of Malwa were renowned for education of art and music, but as the state patronage declined, they too met their downfall. मालवा और विदर्भ की ये कहानी है कि जैसे उनकी डायनेस्टी डाउनफॉल की तरफ गई तो वहाँ पे सेंटर ऑफ एजुकेशन का भी डाउनफॉल हो गया। बट जब तक वहाँ पे वो सेंटर था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई मुस्लिम एजुकेशन की, और विमेन एजुकेशन को भी उन्होंने इक्वली प्रमोट किया। उसके बाद अंत में हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। इस तरह मेरा जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का जो था वो 3 फेजेज़ में हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा, और आई होप आप लोगों को ये मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, मध्यकालीन जिसको हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से आप लोगों के नोट्स बन गए होंगे। और इसी के क्रम में मैं आप लोगों को असाइनमेंट देना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में मुस्लिम शिक्षा के 2 जो प्रमुख केंद्र हैं, जैसे हमने आगरा के बारे में पढ़ा, दिल्ली के बारे में पढ़ा, जौनपुर के बारे में पढ़ा, ऐसे ही अगर कुछ अन्य प्रमुख केंद्र हैं तो उनके विषय में आप जानें, और उसके विषय में आप वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था हो रही है उसके बारे में अपने पास अपने आप लिखिए उसको, और उसको अपने डायट्स में सबमिट करिए। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का एक तुलनात्मक अध्ययन करिए, और उसके बीच की जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं उनको नोट करिए कि क्या उसमें आपने सिमिलैरिटीज पाई और क्या डिसिमिलैरिटीज पाई, जो आपके नोट्स को भी बहुत ज़्यादा एनरिच करेगा और उस पे आपके एग्जामिनेशंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह से मैं अपना ये मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का जो टॉपिक है यहीं पे आज फिनिश करती हूँ।